हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। लिसन, ये आपके पास है सिंथेटिक रेजिन मेथड ना। इसमें आपने करना क्या है, फुली डी आयोनाइज्ड वाटर निकल के आएगा इसके अंदर, है ना। कीटायन भी निकल जाएगा और एनायन भी निकल जाएगा, दोनों के दोनों जो हार्ड वाटर है उससे बाहर हो जाएंगे। कीटायन भी और एनायन भी, कैल्शियम भी, क्लोराइड भी, कैल्शियम भी, सल्फेट भी, मैग्नीशियम भी, क्लोराइड भी, मैग्नीशियम भी, सल्फेट भी, और उनके बाइकार्बोनेट्स भी, जिसका भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो सब बाहर हो जाएंगे। तो होता क्या अभी इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। फिर दूसरा कंटेनर है, एक के अंदर कैटायन एक्सचेंजर है, दूसरे के अंदर एनायन एक्सचेंजर है, एक के अंदर कैटायन एक्सचेंजर, दूसरे के अंदर एनायन एक्सचेंजर। ध्यान से सुनते रहना बात को ना। कैटायन एक्सचेंजर कौन होएगा, नेचर वाइज एसिड होएगा। कैटायन एक्सचेंजर नेचर वाइज कैसा होएगा, एसिड। और जो एनायन एक्सचेंजर वो नेचर वाइज कैसा होएगा, बेस, क्योंकि बेस का मतलब होता है OH डोनर। सिंपल। इधर से आपने इंट्रोड्यूस करवाया किसको, हार्ड वाटर को। अब हार्ड वाटर जब एंट्री करेगा तो इसमें आप लोगों ने RCOOH रखा हुआ है, तो होएगा क्या, ये वाला जो प्रोटोन है वो कैल्शियम के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, कैल्शियम के साथ इंटरचेंज। तो इधर से जब आपके पास इंटरचेंज हुआ हुआ हार्ड वाटर करेगा क्या, रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड था, मान लो कैल्शियम क्लोराइड था, तो होएगा क्या, RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, यही रह जाना है नया कंपाउंड बन के। और जो हार्ड वाटर का क्लोराइड था पानी के साथ इधर इंट्रोड्यूस होएगा। और इधर तुम लोगों ने किसको भरा हुआ है, इधर तो मैंने बताया आप लोगों ने फर्स्ट वाले में कैटायन एक्सचेंजर भर रखा था, इधर आपने एनायन एक्सचेंजर भरा हुआ है। एनायन एक्सचेंजर का नेचर कैसा है, बेस है, RNH3 प्लस OH इसमें भरा हुआ है। तो होएगा क्या, वहां से आने वाली क्लोराइड इसके साथ एक्सचेंज होकर नया कंपाउंड बना देंगे, RNH3Cl। फिर एंड किससे होना है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम है। इधर से तुम्हारा सॉफ्ट वाटर निकल आएगा, सॉफ्ट वाटर के अंदर ना तो सी है, ना क्लोराइड है, ना ही मैग्नीशियम है, ना क्लोराइड है। क्लियर। कुल मिलाकर ये फ्री फ्रॉम कीटायंस एंड एनायंस है, फ्री फ्रॉम कीटायंस एंड एनायंस है, टोटली उनसे फ्री चल रहा है। और इसके लिए जो पीछे रिएक्शन लिखी थी उसको चेक कर लो, CaCl2 RCOH, अभी समझ में आ गई होगी। ये ट्वाइस इसके साथ एक्सचेंज हुआ, ये पहले कंटेनर में रह गया, दूसरे कंटेनर में जाकर सल्फेट, क्लोराइड, जो भी आपके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उनका जो एनायन था दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। अब इसको लिखने के लिए एसिड है तो इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है, कीटायन एक्सचेंजर का ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट ऑफ द कीटायन एक्सचेंजर, ऑल्टरनेट ऑफ द कीटायन एक्सचेंजर। एसिड ही चाहिए मुझे तो RSO3H भी आप ले सकते हो। ऑल्टरनेट ऑफ कीटायन एक्सचेंजर में RSO3H भी ले सकते हो, वो भी एसिड ही है नेचर वाइज, उसका भी प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर ना। द कीटायन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर इनसोल्युबल ऑर्गेनिक एसिड having giant molecules of SO3H COH groups. These resins exchange H plus with C और magnesium present in the hard water, जो मैं 2 बार समझा चुका हूं आपको। The anion exchanger contains organic molecules with basic groups like RNH3 plus OH. These resin exchanger OH ion exchange with chloride sulfate present in the hard water, जैसा कि मैंने भी रिएक्शन में बताया और फोटो बना के बताया। अब इसकी रिएक्शंस और हमारी रिएक्शन है, तो हमारी वाली रिएक्शन आपने लिखी ली है, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। इसको इसने RH लिख दिया, इसको इसने RNH3OH लिख दिया, और इसका जो H है वो एक्सचेंज होके बाहर हो गया, इधर से Cl एक्सचेंज होके बाहर हो गया। कुल मिलाकर HOH पानी है, तो कुल मिलाकर इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी आयोनाइज्ड वाटर। डी आयोनाइज्ड मतलब
दोनों के कैटायन एनायन आ ही नहीं रहे, किसके अंदर नहीं आ रहे, सॉफ्ट वाटर के अंदर। ठीक है जी। एग्जॉस्टेड कैटायन एनायन एक्सचेंजर रेजिन, वो तो पता ही है, जैसे पीछे नहीं था सोडियम परमिटेड एग्जॉस्ट हो गया था, वैसे जो इसका एग्जॉस्टेड कैटायन एनायन एक्सचेंजर रीजेनरेटेड बाय द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड एल्कलीज, तो ये तुम अपने नोट्स में ऐड कर लो। क्लियर। एग्जॉस्टेड एक्सचेंजर्स regenerated by following reactions। जो भी एक्सचेंजर एग्जॉस्टेड हो गए ना, उनको रीजेनरेट कर सकते हो आप लोग। तो पहला था कैल्शियम, अभी जो लिखा था हमने RCO होल ट्वाइस, उसको एसिड से रिएक्शन करवा दो H2SO4 HCl वगैरह से। और जो तुम्हारे पास RnH3OH से Cl बन गया था, उसको बेस से रिएक्शन करवा दो, तो आपका बेसिक जो पहले वाला कंपाउंड था वो तैयार हो जाएगा। RCOOH CaCl2, दूसरे वाला कन्वर्ट हो जाएगा RnH3OH एंड NaCl। कुल मिलाकर जो तुम्हारे एग्जॉस्टेड दोनों कंटेनर में वो बेकार हो गए थे ना, जैसे पीछे परमिटेड बेकार हो गया था, तो परमिटेड को रीजनरेट किया था आपने। सिमिलरली यहां भी आप एग्जॉस्टेड कैटायन और एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट कर सकते हो, एग्जॉस्टेड कैटायन एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए एसिड बेस से रिएक्शन करवा दो, वापस रीजनरेट चाहिए। मुझे लगता है कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसने को अल्टरनेट लिखा है, नाउअडेज हार्ड वाटर इज सॉफ्टन्ड बाय यूजिंग ओनली सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर, मतलब डी आयोनाइज्ड नहीं कर रहे, सिर्फ कैटायन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ना हार्डनेस के लिए, जो हार्डनेस के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो तो कैटायन ही है ना। उसी ने तो तुम्हारी सोप को मैक्सिमम कम के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवा देना है, तो उसको निकालना जरूरी है। नाउअडेज हार्ड वाटर सॉफ्टन्ड बाय यूजिंग ओनली synthetic cation exchanger, ion exchange resin, RSO3 is exchanged by RNA by treating it with NaCl, the resin। तो मेरी बात जो ट्रिक में बोली थी ना वो पूरी हो जाएगी। मैंने ट्रिक में क्या बोला था कि मैक्सिमम नहीं, 100% जगहों पे हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसमें सोडियम होता है। तो जो आप यहां यूज कर रहे हो ना मॉडर्न टेक्निक, वो इसी का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है। वहां आपने RSO3H को पहले NaOH से या NaCl से रिएक्शन करवा दिया। एक सेकेंड, कैटायन एक्सचेंजर था ना, RSO2OH, उसको रिएक्शन करवा दिया आपने नमक के साथ, तो ये RSOONA में बदल गया, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप RNA से दे रहे हो, एब्रीविएट करके लिख रहे हो और कोई मीनिंग नहीं है, बस ये एब्रीविएट करके लिखा RNA, बस उसके बाद काम आसान है। RSO2ONA विद कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद तुम खुद ही कर लोगे काम। क्या करोगे, इसको ट्वाइस लिखोगे, फिर तुम्हारे पास CaRSO3 होल ट्वाइस, पानी के अंदर नमक चला गया, और नमक कभी भी हार्डनेस नहीं देता है। कुछ नया नहीं किया भाई, RSO3H था ना, RSO3H को RSO3Na प्लस तुम्हारा हार्ड वाटर, बस नया तो कुछ नहीं किया, नथिंग इज न्यू। वो कर रहा है बस पहले जो आपका एक्सचेंजर था ना, रेजिन एक्सचेंज कैटायन एनायन, उसमें तुम कैटायन एनायन दोनों हटाते थे, लेकिन आजकल कहते हैं जी कैटायन हटा लो बस, इनफ है, तुम्हारा हार्ड वाटर सस्ता पड़ना चाहिए, और बस कैटायन एक्सचेंजर से हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव होगी, कहानी खत्म। ठीक है जी। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो इन दिस मॉडिफिकेशन एन एक्सचेंजर इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो ऊपर बोल ही दिया ना कि हम सिर्फ कैटायन एक्सचेंजर से ही काम चला रहे हैं। और वो जो मैंने पीछे ट्रिक बताई थी आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर हटानी हो, तो हम सोडियम के सोल्ट यूज करेंगे बस। ठीक है भाई, यहां से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन एक टेबल बनानी है, डायग्राम, ये डायग्राम
लो जी, अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, फिर H2O2 पे चलेंगे। वो टेबल मैंने आपको बताया था कैसे हमने बनाना है, उसमें आप मेरे साथ रहो। तनवीर ने मुझे बनाकर भेजी थी। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि आपको ने एक होमवर्क दें कि आप ही ऐसी टेबल बना बना के मेरे को भेजना, तो थोड़ी क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। फिर मेरा मन किया कि मैं खुद ही बना दूं। फिर मेरा मन किया कि आपसे बनवा लूं। फिर मेरा मन किया आपसे बनवा लूं। फिर मेरा मन किया मैं खुद बना दूं। एंड ये हुआ कि मैं ही बना देता हूँ, क्योंकि तुम तो निकम्मे हो। मैंने इतना बना दिया, अब और बना देते हैं, थोड़ा सा इतना तो बना ही दिया। ना, अब तो मैं ही बनाऊंगा ना। हाँ, ये कर सकते हैं ना, मिलजुल के काम कर लेते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं। सुनो, तो यहाँ लिखते हैं जी मेथड। हाँ जी। हाँ। अगले में कर देंगे ना, अब सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि इस पे मैंने वो स्लाइड्स लगा रखी है, मेरे ख्याल में गड़बड़ ना हो जाए। अभी करके देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं एक बार। या मेथड लिख रहे हैं जी, ठीक है। और यहाँ हम लोग एक केमिकल यूज्ड या फिर प्रोसेस लिख लेते हैं भी, क्या करवाया हमने। ठीक है जी। और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी कोई रिएक्शन लिखने की नीड हमें पड़ रही है कि नहीं, या कोई स्पेशल पॉइंट अगर लिखना हो, अगर फिर कोई नीड हुई तो एक पॉइंट, एक कॉलम और ऐड कर देंगे। अभी आप मेरी हेल्प कर रहे हो। पहले नंबर पे मेथड कौन था से आपके पास? बॉइलिंग। ठीक है जी। और इसमें आपके पास केमिकल यूज तो किया ही नहीं, बस प्रोसेस ही था आपके पास। तो बस इतना लिख सकते हो, यूजफुल फॉर टेम्परेरी एंड परमानेंट बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस। वेरी गुड। हाँ, वही आप लोग मेरे को यही तो कह रहे थे, टेबल हम भरवाएंगे, तो ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस। चलो, कोई रिएक्शन इसमें लिखनी हो तो आपने कैल्शियम बाई कार्बोनेट लिखना है, हीटिंग करवानी है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, CO2 वाटर इसके साथ आ जाएगा। इज इट? चलो, नंबर 2। बॉइलिंग के बाद क्या था, मैं भूल भाल गया। क्लास प्रोसेस। ठीक है। इसमें कोई केमिकल यूज कर रहे थे हम लोग, Na2CO3। लो जी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था शायद ना। और ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूजफुल था, परमानेंट हार्डनेस के लिए ये भी बेकार है, और परमानेंट के लिए ये भी बेकार है। इसकी रिएक्शन क्या थी भाई? कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया और H2O और CO2 बन गई। इज इट? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बस ये पानी बनेगा अकेला, क्योंकि आपको बताया था HCO3 का H निकलेगा ना, वो HOH के साथ पानी बना लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड नंबर पे मैं फिर भूल गया क्या था। वॉशिंग सोडा प्रोसेस। इसमें यूज हो रहा था आई थिंक Na2CO3। ठीक है, ये टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों के लिए ठीक है। ठीक है भाई। इसकी जो रिएक्शन थी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस Na2CO3, यहां से तुम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करवा देना है। ठीक है भाई। नहीं, वो एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना, वो तुम कर लेंगे। नहीं नहीं, कंपलसरी का मतलब है कि हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मतलब प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद करते गए। इस टेबल का एक ही टारगेट है कि जब हम एक फास्ट रिवीजन करना हो ना, तो सडन 3 पेज पलटने की जगह पे एक छोटी सी टेबल से हमारे दिमाग में सारी बातें क्लिक कर जाए। नहीं तो इस टेबल का कोई यूज ही नहीं है। फास्ट रिवीजन में क्लिक करें, जो 1.5 घंटे का काम है वो 5 मिनट में हो जाए, ये टारगेट है इस टेबल का। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इससे क्या बना दोगे आप? इज इट करेक्ट? चलो, फोर्थ नंबर पे क्या था भाइयों और बहनों? कैलकोन। ठीक हो गया। Na2, Na4, PO3 होल 6। ठीक है भाई।
पांचवा मेथड का नाम क्या था बताएंगे? परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट, दैट मीन ना। छठा मेथड था आपके पास, हाँ बस आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है जी। परमिटेड के अंदर आपने यूज किया Na2Z, जिसको आप Na2Al2Si2, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन करवानी हो तो क्या करेंगे? Na2Z प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह कैल्शियम सल्फेट लिख देते हैं इस बार, मान लो किस बच्चे का मन कर रहा था। तो आपके पास बन जाएगा क्या? Na2SO4 और कैल्शियम जियोलाइट। और कैल्शियम जियोलाइट का रीजनरेशन वो एक सेकेंडरी मैटर होता है, पर वो कोई हार्डनेस हटाने का तरीका थोड़ी है, वो तो अपने उसको रीजनरेट करना है, वो मेथड है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर मुझे जो यूज करना पड़ा, RCOONA, RC, इसमें मॉडर्न भी आ गया मेथड, RCOOH, और इसी के साथ RSO3H। ये आपके पास ना केटायन एक्सचेंजर हो गए। और इसके बी पार्ट में RNH3+OH, ये एनायन एक्सचेंजर हो गए। जनता सदमे में चलेगी लगता है, ठीक है ना। और ये चारों के चारों मेथड लास्ट वाले टेम्परेरी, परमानेंट, टेम्परेरी, परमानेंट, टेम्परेरी, परमानेंट। ठीक है भाई। लास्ट एंड फाइनल मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं। RCOOH प्लस कैल्शियम क्लोराइड भी ले चुके हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ले चुके हैं। चलो इसी को लिख देते, क्लोराइड ले लिया ऊपर, नहीं लिया, लो जी क्लोराइड लिख दिया जी। तो इससे RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम और HCl। और जैसे ही ये वाला HCl रिएक्ट करेगा विद RNH3OH, तुम्हें RNH3Cl और साथ में मिलेगा वाटर। तो जब बाहर निकला वाटर ना, हार्ड से सॉफ्ट हुआ, जब पानी बाहर निकला ना हार्ड से सॉफ्ट हुआ, हार्ड से सॉफ्ट हुआ, उसमें केटायन एनायन दोनों ही नहीं थे। हार्ड वाटर का केटायन भी एनायन भी उन दोनों कंटेनर में ही रह गया। इसीलिए आपने इसको बोल दिया इट इज द मेथड विच इज यूज फॉर द कंप्लीट डी आयोनाइजेशन। पानी के हार्ड वाटर के दोनों आयन हमने वही रख दिए। क्यों जी? अगर आप बात समझ गए हो, इस टेबल से आपको कुछ पता चल गया है, तो आपके फाइनल रिवीजन में बड़ी हेल्प करेगी। और मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम जनता को याद भी हो गया होगा हार्डनेस और वाटर वाला सारा फंडा। ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी बोलो जी। ये वाली तनवीर भाई, हाँ जी। हाँ, उसी का नाम ही जियोलाइट है। जियोलाइट के ना 50 फॉर्मूले होते हैं। अगले साल आपको सरफेस केमिस्ट्री में अभी 12वीं वालों का पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जियोलाइट। जियोलाइट का एक्चुअल मीन होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट है एक्चुअल में, वो शेप के बेसिस पे ना कैटालिसिस करते हैं। चलो आगे बात जोड़ ही देता हूँ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन है, मान लो इकट्ठी है किसी जगह पे। उनमें से ना मैं हीलियम नियोन को हम सेपरेट नहीं कर पाते हूँ क्योंकि ट्रैप नहीं होती उस जियोलाइट के अंदर। बाकी सारी गैसेस उस पर ट्रैप हो जाती है। एक ना फॉरेन ऑथर की बुक आती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फ्रांसिस ए कैरे, FA कैरे। वो नॉन मेडिकल के बच्चे बहुत पढ़ते हैं उसको ना, मतलब इधर तो रीजन नहीं है, कोटा साइड में ना बहुत पढ़ते हैं बच्चे उसको, FA कैरे। तो उस FA कैरे का ना दूसरा पेज था ना, दूसरा वो एक तो फ्रंट पेज होता है, सेकंड पेज पे उसने ये स्ट्रक्चर बना रखा था शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का, और उसके अंदर हीलियम नियोन को छोड़कर बाकी सारी कैसे ट्रैप करा के दिखा रखी थी। तो वहां नीचे मैसेज लिखा हुआ था ये वाला सेम, कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट यूज टू सेपरेट द लार्जर और बिगर साइज नोबेल गैसेस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस के मिक्सचर में से बड़ी साइज की नोबेल गैसेस को आप अलग करते थे, सही हेल्प से। नाम है शेप
के बेसिस पे सिलेक्शन करके कैटलिस्टिक बिहेवियर दिखाना, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। चाहे तो आप जियोलाइट लिखकर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अगले साल तो आना ही है, जियोलाइट लिखकर आगे एरो देके लिख लो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, काम ही आएगा। इस साल ना आएगा तो अगले साल तो काम आएगा। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, उसका एक एग्जांपल देखा है हमने, सिर्फ एक एग्जांपल देखा है हमने, 2228 वाला Na2Al2Si2O8.XH2, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो मेरे ख्याल में 25 मिनट हमने ऊपर ले लिए, 20 मिनट हो गए अप्रोक्सीमेट ना। तो मैं शुरू करूं H2O2। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर इज H2O2। नेम आपको पता ही है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है जी, HOOH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक एक करके काम शुरू करते हैं जी। नंबर 1, जैसा कि सामने लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय, वैसे इस पे कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं मैचिंग मैचिंग करवा दे, आजकल डर बड़ा लगता है, क्योंकि जेई के जितने भी 20 के और 2021 के पेपर है सब में एनसीईआरटी बहुत हाई लेवल पे है, क्लियर ना। और उसके बाद ये इसमें भी पिछले 2 सालों के पेपर में देखा हम लोगों ने, पिछले साल तो काफी एनसीईआरटी थी, लेकिन इस साल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चन थे लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड थे। डिस्कवर्ड बाय, इनऑर्गेनिक में तो खासकर नीड है, THENARD, और हमारा इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर चल रहा है, नाम है हाइड्रोजन। इस साइंटिस्ट का नाम लिख दिया गया है THENARD, थीनर्ड, THENARD। अब उसने बनाया कैसे, इसने रिएक्शन क्या थी उसकी, उसने यूज किया था Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, क्लियर, और रिएक्शन करवाया विद H2SO4। इसके साथ एक और लिया उसने BaO2 प्लस H2SO4। आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी जेई के जो करंट के एग्जाम हुए उसमें आया हुआ है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस द H2O2। तो उनमें ऑप्शन थे 4, उसमें से सोडियम परऑक्साइड पे एसिड या बेरियम परऑक्साइड पे एसिड डालो, सामने H2O2। देखो कितना आसान सा प्रोसेस है, देखना, ये वाला H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये वाला H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें क्या बन गया सोडियम सल्फेट, इसमें क्या बन गया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आपको पता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना, BaSO4 व्हाइट कलर्ड पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी, और इसके साथ ही हमारे H2O2 रिलीज हो गई। लेकिन H2O2 बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, H2O2 ना इटसेल्फ बैठा बैठा टूटता रहता है। H2O2 का प्रिपरेशन कोई आसान काम नहीं है, इट्स नॉट द इजी टास्क। H2O2 का बनना कोई इजी टास्क नहीं है, ये बनता रहेगा और टूटता रहेगा, उसकी वजह आप सारे बच्चे जानते हो। OO के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। स्मॉल साइज पे जो OO के लोन पे रिपल्शन है ना बच्चे, उस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से H2O2 का टूटना फास्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर डिस्कवर्ड बाय थीनर साइंटिस्ट का नेम लिख दिया, और जो रिएक्शन यूज की थी वो यहां लिखी हुई है, क्लियर। और H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोल रहा है वो, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें हर एक बात पे ध्यान देना चाहिए। वो जब 1-2 बार 3 बार 5 बार तक रिवीजन हो जाएगा तो सारी बातें हमें दिखने लग जाएगी। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोला हुआ है, बाद में हम पढ़ेंगे अनस्टेबल है, बाद में हम पढ़ेंगे इसको कि अनस्टेबल है। लेबोरेटरी में भी अगर किसी कंटेनर में पड़ा रहे ना तो इससे ऑक्सीजन निकलती रहती है धीरे धीरे करके, तो इट इज अ वेरी पावरफुल ब्लीचिंग, इट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। तुम्हारा रेडॉक्स चैप्टर बोलता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आप में से देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे व्हाई द H2O2 बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। हाँ, क्लियर ना, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और -1 ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है। और इतना रूल जितने बच्चे क्लास में बैठे सब जानते हैं, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है दैट बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी प्रिपरेशन मेथड पे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला तरीका तो वही है, फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड।
आपका तो रेडॉक्स चैप्टर किया हुआ है, आप तो देखकर ही कंपाउंड पता लगा सकते हो कि बेरियम पे तो ऑलवेज +2 आना है, तो बाकी जो स्पीसीज बच गई उस पे क्या है -2, और जो O2 -2 है, मेरे को लगता है 85-90% जनता जानती होगी, O2 - 2 इज पर ऑक्साइड, O2 पे माइनस हो सुपर ऑक्साइड, O2 - 2 इज अ पर ऑक्साइड, O2 - इज अ सुपर ऑक्साइड। तो ये फिलहाल कौन है आपके पास, इट इज पर ऑक्साइड। बीए पे +2 लगेगा ना ऑलवेज, फर्स्ट मेंबर्स ऑलवेज +1 और सेकंड ऑलवेज +2 है। एस ब्लॉक एलिमेंट में बड़ी इजी हो जाएगी बातें, पी ब्लॉक में बड़ी इजी हो जाएंगी बातें। अब तो आपके इक्विलिब्रियम और थर्मो के अलावा न्यूमेरिकल के चैप्टर ही खत्म हो गए ना सारे, आपने सारे पहले ही खत्म कर लिए। ऑर्गेनिक है विदाउट न्यूमेरिकल चलेगी, सारी थ्योरी है, बस टेक्निकली मैकेनिज्म आएंगे। इनऑर्गेनिक है, एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रखा था कल परसों 12 तारीख को। एक इक्विलिब्रियम चैप्टर, एक थर्मो है, स्टेटसोमेटर आपने कर ही लिया जिसमें न्यूमेरिकल थे। हाँ जी, ये लो जी, अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, बिल्कुल ठीक बात है। अ थिन पेस्ट ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, तो मैं सीधी रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। BaO2.8 वाटर, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको। इसका थिन पेस्ट लेना आप लोगों ने, और इसकी रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ, विद द H2SO4। और कंडीशंस आपको गलती से भी हिटिंग वाली नहीं देनी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, H2O2 इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई अनस्टेबिलिटी ऑफ H2O2? H2O2 की हाई अनस्टेबिलिटी के पीछे वजह क्या है, OO का लोन पेयर रिपल्शन, खतरनाक वाला लोन पेयर रिपल्शन। तो जैसे ही H2SO4 डाइल्यूट लेकर हमने आइस कोल्ड कंडीशंस में रिएक्शन करवाई, क्लियर है, हीट नहीं करना इसको, तो धीरे 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 करके हमारे पास ये एक्वस है, या डाइल्यूट लिख सकते हो इसको। इसको कॉन्सेंट्रेट मत लेना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा H2O2 के साथ में। फिर आपसे कह रहा हूं, 500 बार बुलवा लो चाहे 5000 बार बुलवा लो, H2O2 इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल। तो यहां से होएगा क्या, BaSO4 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, सोलिड है, प्रेसिपिटेट बना गया, ठीक है जी। दूसरी बात, ये Ba ये SO4, साथ में कौन है, यहां का H2O2 जो आपको चाहिए ही चाहिए, एस, जिसके लिए टारगेट लेके चल रहे हो, और उसके बाद बचे हुए 8 वाटर। बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलोगे ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलोगे, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलोगे, उतना H2O2 के डिकम्पोज होने के चांस बहुत खतरनाक है। क्योंकि H2O2 बार बार कह रहे हैं हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। तो इसीलिए मैं आपको जो इसके लिमिटेशन है, ड्रॉबैक बता रहा हूं, इस रिएक्शन के जो मैं लिख रहा हूं, इस रिएक्शन के ड्रॉबैक, इसमें जो H2O2 बनेगा ना, इसमें जो H2O2 बनेगा ना, वो बेरियम की हेल्प से, ये जो बेरियम सल्फेट बना है, ये कैटलिस्ट का रोल करते हुए उसको तोड़ता चला जाएगा, डिकम्पोज करता चला जाएगा। वर्डिंग सुने, फिर मैं नोट्स लिख दूंगा इसमें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड contains appreciable quantities of barium+2 ions which catalyzes the decomposition of H2O2. Therefore H2O2 prepared by this method can't be stored for a long time. तो इसको आसान कर दे, H2O2 लिखा, यहाँ बेरियम+2 आयंस लिखे, ये H2O एंड ऑक्सीजन नेसेंट लिख दी। इस कुल मिलाकर ये क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या निकला कि अगर मैं इस रिएक्शन को लंबे टाइम तक यूज कर, जैसे H2O2 बन गया, मुझे लगा यार 2 घंटे चाय पीकर आते हैं आराम से घूम फिर कर, H2O2 बाद में इकट्ठा कर लेंगे, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाद में पता चला ऑक्सीजन तो सारी निकल गई, पानी बच गया अकेला। क्योंकि ये देखो ना बच्चे, H2O2 का बॉन्ड ब्रेक सुपर 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 इजी है। क्यों इजी है, एक नहीं, अब सारे बच्चे बोल सकते हैं, सारे बच्चे बोल सकते हैं। और हाईली अनस्टेबल क्यों है भाइयों और बहनों, हाँ, लोन पे रिपल्शन, हाईली अनस्टेबल है। इसके अलावा H2SO4 भी एक कैटलिस्ट का रोल करता है, ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात, और Ba+2 को हाईलाइट कर लेना, जिसे नोट्स बनाकर क्वेश्चन करने में आसान हो जाए कि H2O2 का डिकम्पोजिशन कौन प्रमोट कर रहा है, इस रिएक्शन में कौन प्रमोट कर रहा है, Ba+2 इटसेल्फ। दूसरा, जो H2O2 है, H2SO4 है, वो भी इसका डिकम्पोजिशन प्रमोट करता है, ठीक है जी। फर्दर H2SO4 also acts as a catalyst for the decomposition.
एंड H2O2 देयरफॉर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो जी, ये डिकम्पोजिशन प्रमोट कर रहे हैं दोनों के दोनों, दोनों ही इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और मुझे लगता है नहीं, जो दोनों इसकी जान के दुश्मन नहीं है, H2O2 अपनी जान का दुश्मन खुद है। वो तो ब्लेम इनको कर रहे हैं कि बेरियम प्लस 2 के साथ रहेगा, अभी प्योर फॉर्म में पड़ा रहे तो भी इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन धीरे 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 करके निकलती रहती है। पता है आपको, अगर H2O2 को कभी भी लेबोरेटरी में ग्लास कंटेनर में भरकर रख दो और पास बैठ जाओ चेयर डाल के, तो उसमें से आप धीरे धीरे देखो बबल्स निकलते जा रहे हैं। और बबल्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। और कौन होगा उसके अंदर? क्लियर ना? अब ब्लेम हमने बेरियम को भी कर दिया, H2SO4 को भी कर दिया। तो इसका एक थोड़ा सा ऑल्टरनेट ढूंढना है हम लोगों ने। ऑल्टरनेट ऑफ H2SO4 वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे वीक एसिड ले लो, बस प्रोटॉन का डोनर हो। तो मैं इसीलिए आगे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना अगले पेज पर। ऑल्टरनेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें एक लाइन लिख लेना, यूज वीक एसिड्स which do not supports the decomposition, जो डिकम्पोजिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचारे खुद ही प्रोटॉन रो रो के देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख रहे हो इसके अंदर? H3PO4 एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, जो इटसेल्फ बहुत खतरनाक टाइप के एसिड नहीं है। H2SO4 तो आपको भी पता है बड़ा डेंजरस एसिड है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड, अरे बाद वाले एसिड को तो तुम पी रहे होते हो यार, हो सकता है अभी कोई बोतल रख के बैठा भी हो, पेप्सी कोक की फैंटा की बोतल रख के बैठे हो, सब ये पी रहे हो यार इसको। ये प्रोटॉन डोनर है, बट माइल्ड प्रोटॉन डोनर है। तो हमें H2O2 के डिकम्पोजिशन को रोकना है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं चीजों को। H2O2 की डिस्कवरी थीनर्ड साइंटिस्ट ने की है। H2O2 को ऑक्सीडेटेड वाटर भी बोलते हैं। H2O2 को प्रिपेयर करने के लिए उसने बेरियम परोक्साइड को H2SO4 से Na2O2 को परोक्साइड से रिएक्शन H2SO4 से रिएक्शन करवा दी। इन रिएक्शन में एक ड्रॉबैक निकला आया, बेरियम खुद डिकम्पोजिशन को प्रमोट करने लग गया। H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड था, वो भी H2O2 के डिकम्पोजिशन को प्रमोट करने लग गया। उसने कहा कोई ऑल्टरनेट दो, उसने कहा जी बिल्कुल आसान है, H2SO4 हटाकर क्या ले लो आपका H3PO4, या फिर क्या ले लो H2CO3, कुछ भी वीक एसिड ले लो जिससे हमारा H2O2 डिकम्पोज होने से बच जाए बस। क्या आप सदमे में हैं? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। करेंगे, अभी करेंगे, लेकिन जितना कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे एक्सप्लोजन के चांस बढ़ेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो हमें धीरे 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 चलना पड़ेगा इसमें। पहले 10% कर ली, फिर 15 कर ली, फिर 80 कर ली, 90 कर ली, 99.9 कर ली, 100% होना मतलब एक्सप्लोसिव बन गया। और हमारी केमिस्ट्री में एक्सप्लोसिव का मतलब ही होता है फास्ट रिएक्शन। हमारी केमिस्ट्री में एक्सप्लोसिव का मतलब ही क्या होता है? वेरी फास्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पता है क्या होता है ना? जो मेथड आपका यूज हो लेकिन सस्ता पड़े, इकोनॉमिकल हो। केमिस्ट्री में कभी लिखा हो ना मैन्युफैक्चरिंग, तो आप समझ लिया करो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना, तो उसमें लीस्ट टू लीस्ट कॉस्ट पड़नी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है, केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है क्वांटिटी ज्यादा बनानी है बट शुड बी इकोनॉमिकल। ये मतलब है इस बात का। तो तैयारी शुरू करें, नंबर 2 पे चले प्रिपरेशन मेथड्स में हम लोग। तो इसका ए पार्ट आपके पास है, इसमें हमने ना 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीडेशन करवाना है। तो लिख रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन ऑफ द 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और कुछ दिनों में तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते क्या है। अकेला स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं बेंजीन। इसको लिखना मत, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। कोई साइड में लिखने में इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाए, पहला स्ट्रक्चर बेंजीन का है, दूसरा स्ट्रक्चर नेप्थलीन का है।
तीसरा स्ट्रक्चर मैं एक और लिख रहा हूं, जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है। इसको बोलते हैं ANTHRACENE, एंथ्रासीन। कोई इंटरेस्टेड हो तो साइड में कहीं लिख लेना, मेन नोट्स के अंदर काम का नहीं है कि सब बार बार रिवीजन करते रहो। बस ये कि एक बेंजीन रिंग हो तो उसको बेंजीन, एक रिंग है तो बेंजीन बोल दिया, 2 रिंग फ्यूज होगी तो उसको नेप्थलीन बोल दिया, और 3 रिंग होगी तो उसको एंथ्रासीन बोल दिया। तो मैं पीछे जा रहा हूं, सुनो। तो आप देखो, मैंने 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर लिया, ठीक है जी। यहां OH है, यहां OH है, और आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है मेमोरीज में पढ़ा हो कि पिछले साल OH को ओल बोलते थे, ओल, ठीक है ना। तो एंथ्रासीन के साथ OH जुड़ते उसका नाम कर दिया हमने एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन। और इसके इस लोकेशन पे आपने C2H5 लगा रखा है। काम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सस्ता क्या है, आपने जो आपके सराउंडिंग में एयर है ना वही यूज करनी, मतलब बाहर से कोई केमिकल नहीं मंगवाया। तभी बोलता हूं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है इकोनॉमिकल, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है इकोनॉमिकल, सस्ता से सस्ता पड़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है इकोनॉमिकल। तो अब होएगा क्या, सब कुछ वैसे के वैसे छप जाएगा, सब कुछ वैसे के वैसे छप जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो आपके OH थे ना, इस एयर से ऑक्सीडाइज होकर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे क्वीनोन में। इसका नाम क्या था, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। इसका नाम है 2 इथाइल एंथ्रा। और जब कीटो ग्रुप हो ना, CO, अभी हमारा नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा 7-8-10 दिन में, इसको बोलते हैं क्वीनोन, क्वीनोन, NONE, सफिक्स इज ONE, ओन। हो सकता है ये भी 10वीं क्लास में हर जगह देखा हो आपने, कोई बात नहीं। अभी हम बस उसी को शुरू करेंगे, बस हमारा एक ये हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हो जाए, और एक हमारा वो जो बैकलॉग है, बैकलॉग तो नहीं बोलेंगे, सिलेबस का ही पार्ट है वो भी, क्लियर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो खत्म हो जाए तो उसके बाद ऑर्गेनिक की शुरू होनी है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है ये। अब एक चीज तो रही गई, कौन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, वो ऐड करके लिख रहा हूं मैं इसके साथ, दैट इज +H2O2। इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि इसी के लिए तो लड़ाई चल रही है। तो आपकी जो प्रिपरेशन मेथड उसमें बिल्कुल भी बोदर नहीं है। 3 रिंग बनाना सीखो, ये देखो, ये 3 रिंग बनाना सीखो, यहां OH OH बनाना सीखो, इस जगह पे इथाइल लगाना सीखो, तो 2 इथाइल हो गया, एंथ्रा एंथ्रा क्विनोल हो गया। जैसे इस पे ऑक्सीजन डाली आपने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये HH उड़ गए, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। आप समझ गए इस बात को ना। तो कुल मिलाकर एंथ्रासीन से एंथ्राक्विनोल लिखना सीखो, फिर उससे एंथ्राक्विनोन लिखना सीखो। और अब पीछे चलते हैं जी, ये H2O2, ये सिर्फ 1% यील्ड आई है आपके पास, पता है आपको। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो ना, उसका मतलब होता है यील्ड चाहे कम आ जाए लेकिन खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैसे जेब में बचे रहने चाहिए। तो इस भाई साहब ने एयर उठाई हुई है सराउंडिंग की, कोई खर्चा नहीं आ रहा इसको ना। अब इस पे वापिस अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दूं एक कैटलिस्ट लेकर, PTPD वगैरह, तो ये फिर वापस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। जैसे हार्डनेस में नहीं था, सोडियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट में बदल गया तो उसको रीजनरेट किया ब्राइन लेकर। सिमिलरली 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में बदल गया, लेकिन 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन को रीजनरेट कर लिया वापस किसमें, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाकर क्विनोल में, फिर वापस ये साइकिल चलता रहेगा, H2O2 प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो H2O2 यहाँ प्रोड्यूस हुई है ओनली 1% है। तो तनवीर की बात है, इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एक बार रिकैप करें, डिस्कवरी किसने की, थीनर्ड ने। किससे की, H2SO4 का रिएक्शन बेरियम पेरोक्साइड से करवाया। उसने कहा जी अब
हम इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर बोल सकते हैं, हाँ जी ऑक्सीजनेटेड वाटर बोल सकते हो। प्रिपरेशन मेथड क्या है, कहते जी बड़ा आसान है, बेरियम पेरोक्साइड डॉट 8 वाटर, या फिर आप रिएक्शन करवा दो Na2O2 किसके साथ, विद द H2SO4, क्या बन गया H2O2। इसका दिक्कत क्या है, ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, बेरियम इटसेल्फ कैटलाइजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एज वेल एज H2SO4 कैटलाइजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ द H2O2। तो क्या करें, करना क्या भाई, H2SO4 का ट्रीटमेंट कर लो, इलाज कर दो कि उसको वैसे भी वेरी डाइल्यूट ले रहे थे, उसकी जगह एक वेरी वीक एसिड ले लो, कार्बोनिक एसिड या फोस्फोरिक एसिड, H2CO3 इज कार्बोनिक, H3PO4 इज द फोस्फोरिक। फिर अब मेगा स्केल पे बनाने पे आ गए, क्लियर ना, ड्रम भर भर के H2O2 बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये ड्रम भर भर के बनाना है, फैक्ट्री लगा लिया आपने, तो क्या करें, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम से कम खर्चा लगे और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने एयर का रिएक्शन करवा दिया क्वीनोल, उससे बन गया क्वीनोन प्लस H2O2, बस H2O2 इकट्ठा करते जाओ, उसके बाद इसका हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। बोलो भाई, कुछ पता चला। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड पार्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का पहला पार्ट क्या था, ऑक्सीडेशन, उसी मैन्युफैक्चरिंग का बी पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोलाइसिस में सिखाते हैं हम लोग बच्चों को, इलेक्ट्रोलाइसिस दो है वहां, इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो वहां जो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वालिटेटिव में क्या क्या बन रहा है उसमें यूज होता है ये, एक बार चेक करना और समझना बात को। इस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे किसका, या मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कंपाउंड विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जिस कंपाउंड का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो जवाब है इसका 50% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपने नाम सुना सल्फ्यूरिक एसिड कभी, वेरी गुड। H2SO4 का फिर तो स्ट्रक्चर भी आता होगा आप लोगों को, लो जी, ये तो काम ही बड़ा आसान हो गया। इज इट H2SO4, H2SO4 बेस है मेरे ख्याल में ना। ओ, ओ, तभी तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक बेस थोड़ी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हे महानात्माओं, ये अब आयोनाइज हुआ, एसिड जैसे आयोनाइज होता है वैसे ही होएगा भाई, प्रोटॉन निकालेगा, दो प्रोटॉन निकले, दो ये जो प्रोटॉन निकल गया ना यहाँ से, दो HSO4 माइनस बन गए। अच्छा सुनो, प्रोटॉन मतलब ये कीटायन है, कीटायन को कहां जाना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड पे एनोड पे, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो मैं अब कैथोड पर लेकर जा रहा हूं किसको, प्रोटॉन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड आ गया, हाइड्रोजन चैप्टर में H2 का प्रिपरेशन आ गया, देखो ये देखो हाइड्रोजन बन गई ना, तो एक साइड वाइज आपको H2 भी मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं किस पे जा रहा हूं जी, एनोड पे, बट ध्यान से सुनना पड़ेगा हर एक बात को, यहां मेरे पास HSO4, मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चरली लिखने में इंटरेस्टेड हूं, दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे होते ही होते हैं। अब ये इसको नेगेटिव चार्ज देगा, H+ निकल गया ना, प्रोटॉन तो अपना पूरा बॉन्ड यहीं छोड़ गया ना। अब तो आपको माइन्यूट लेवल पे भी काम देखना पड़ेगा ना कि O से H जब निकला तो H कैसे निकला, प्रोटॉन के फॉर्म में, तो अपना बॉन्ड यहीं छोड़ गया, तो O के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दो HSO4 है आपके पास। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, एनोड कौन है, पॉजिटिव, इस पे कौन जाएगा, एनायन, वहां जाके करेगा क्या। वैसे एक रूल बताऊं, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। आपके सामने ऊपर कैथोड पे रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन का मतलब समझते हो ना,
नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलो ना, एडिशन। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलो, अब तो मॉडर्न थॉट लगाओ ना। मॉडर्न थॉट तो दो ही है, डी इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेशन इज अ रिडक्शन एज वेल एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। क्या आप सदमे में है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हुआ क्या, इन भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ये कौन था? HSO4। इसने इलेक्ट्रॉन दो थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी हालत क्या होगी देखो, बस सुनते रहना और समझते रहना। पूरा 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब किसी के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते, वो एनायन है। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब ये फ्री रेडिकल हो गया। ये सारी टर्म्स अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरे धीरे तुम्हें सुनने को मिलेंगी। ये न्यूट्रल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो ये आपके पास है एच एस HSO4 फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन सल्फेट फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन सल्फेट फ्री रेडिकल। कितने बने हुए? 2 बने हुए। अब एक बात बताओ यार, कभी तुमने कोवलेंट बॉन्ड सुना है? कोवलेंट बॉन्ड हुआ करता था कभी, कोवलेंट बॉन्ड। एक प्राचीन काल में एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था उसका केमिकल बॉन्डिंग। वहां अगर किसी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, डोनर एक्सेप्टर वाली थियरी ना रखी हो, 7 7 इलेक्ट्रॉन हो किसी के आउटर मोस्ट में, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो एक ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, शेयरिंग ना। उसके लिए मैं पिछले पेज पे जाकर आपको एक बार सिखाता हूं, तुम भूल गए होगे। ये लो जी, वही हालत अभी हो रखी है इसकी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखा और लिख लिया और काम बन गया, लेकिन जब लिख रहे हो तो, और यार ऐसे हुआ होगा कि HSO4 माइनस था, इलेक्ट्रॉन लूज किया नोड पे जाकर, फिर HSO4 डॉट बना। वो HSO4 डॉट दोनों शेयर करके एक दूसरे के साथ क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, यहां मैंने क्या देखा, ये दोनों जुड़कर एक कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रहे हैं। मेरे साथ रहना और सीखना। इसको देखकर देखते हैं कितने लोग स्मार्ट हैं, इसका नाम समझ में आएगा कुछ लोगों को। ये कभी देखा हुआ सा कंपाउंड है? हाँ, ये है मार्शल एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी, पता है आपको, ये बड़ी बेचैन आत्मा है आप लोगों की तरह, क्योंकि इसमें ओ बॉन्ड पड़ा हुआ है। गांधी जी का चश्मा पड़ा है ना, गांधी जी बड़ी बेचैन आत्मा थे, आप लोग भी बड़ी बेचैन आत्मा हो, H2O2 भी बड़ी बेचैन आत्मा है, H2SO8 भी बड़ी बेचैन आत्मा है। कारण क्या है? ये बॉन्ड ही ऐसा है कि जो बेचैन आत्मा बना देता है बंदे को। मान लो आप ऐसे स्पेक्स लगा लो, तो आप बेचैन आत्मा पक्के बन जाओगे, और ज्यादा बेचैन आत्मा बन जाओगे। तो इस बॉन्ड में ही प्रॉब्लम है एक्चुअल में, क्योंकि छोटी बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा है। H2O2, H2H2O8, H2SO5, जहां ये बॉन्ड आ गया, गया काम से, मतलब वो अनस्टेबल बन गया कंपाउंड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया कंपाउंड, वो ब्लीचिंग एजेंट बन गया। हमेशा का रूल लगा लो कि ओ बॉन्ड जहां भी मिलता है ना, वो टिकेगा नहीं फिर। खुद ही यार, उसको कोई कैटलाइज करेगा तोड़ने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, खुद ही अनस्टेबल है भाई। चलो, इतनी बात समझ में आती है, तो अगले पेज पे जा रहा हूं भाई मैं, एक पेज ऐड कर रहा हूं। ये है मेरे पास एच। अब मेरे को ना आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा हेल्प करनी है। मैंने इसका ना हाइड्रोलाइसिस करना है, मैंने इसका ना हाइड्रोलाइसिस करना है। तो बॉन्ड तो यहीं से टूटेगा, और तो की जगह ही नहीं टूटने वाली, जिसको मैं कम से कम आज 6 7 बार बोल चुका हूं कि ओ बॉन्ड अनस्टेबल है, ओ बॉन्ड अनस्टेबल है, ओ बॉन्ड अनस्टेबल है, ओ बॉन्ड अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस पे, लोन पे रिपल्शन इतने डेंजरस है। अब सोचो, एक तरफ तो H गया, एक तरफ OH गया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब इट इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोलाइसिस, पानी डालना है। H प्लस भी लिखा हो तो सिंबल ऑफ हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस लिखा हो सिंबल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी डालकर कंपाउंड को तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन मतलब पानी जुड़ना। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट कंपाउंड को तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस।
लाइसिस वर्ड का मतलब भी ब्रेक डाउन है। चलो जी, तो क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है कि कंपाउंड क्या बनेंगे इस साइड में? हाँ, वेरी गुड, इसका नाम है कैरोसेसिक। एक चैप्टर हुआ करता था रेडोक्स, वहां तुमने इस H2SO5 को देखा था जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही था, बट इसमें परोक्सी बॉन्ड था। तो ये जो H2SO5 है ना, इसका स्ट्रक्चर रीड्रो कर ले। सल्फर डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें भी आपको बेचैन आत्मा दिख रही है एक, हाईलाइट कर दूं उस बेचैन आत्मा को, ये लो। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइज करूं तो मेरी हेल्प कर सकते हो आप लोग। एक तरफ एच जाना है, दूसरी तरफ ओ एच जाना है। एक तो बन गया H2O2। तो आपको बैठे बिठाए क्या मिल गया? H2O2। और अगर आप इसको समरी में लिखना चाहते हो एक लाइन के अंदर, तो क्या क्या हुआ? यहां आपने H2SO4 उठाया, दो, इसका करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस, माइनस हाइड्रोजन हुआ, फिर H2S2O8 आया, एक लाइन में लिख रहा हूं। फिर पहली बार हाइड्रोलाइसिस करवाया, -H2SO4 जो तुम्हारे काम का नहीं उसको साइड में लिख देना। फिर हाइड्रोलाइसिस जो तुम्हारे काम का नहीं है वो एरो पे माइनस कर देना। ये लो जी, द सिंगल लाइन प्रोसेस। तो हे भाइयों और बहनों, क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई है? चलो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्लियर ना? सस्ता से सस्ता काम होना चाहिए और पैसे भी जेब में ज्यादा आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है ये। मुझे लगा सभी चीजों की समरी कर दूं, तो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस को भी ईएल लिख दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। जनरल लिख दी बस ना, इसमें एनोड के थोड़ा अपने लेवल पे समझोगे तो फिर ये मामला और कॉम्प्लेक्स, मतलब फिर समरी बनाने का फायदा नहीं है ना कोई भी। वो इतनी समझ हमें होगी तभी तो हम समरी बनाने वाले हुए ना। चैप्टर पढ़ने के बाद समरी बनती है ना। तो H2SO4 है, हाइड्रोजन निकल गई, तो समझ ही गया होगा बच्चा कि H+H+ कैटायन, कैटायन कैथोड, ये तो कैथोड पे निकल गया। तो इसका मतलब ये सारी रिएक्शन हम कहाँ लेके चल रहे हैं? एनोडिक रिएक्शन। बात ठीक थी तुम्हारी, गलत नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ समरी बना रहे हैं, तो फिर हम इन चीजों को एक बार इग्नोर कर दें। लेकिन चलो ठीक है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया इसको। बोलो जी, एक बार मैं रीकैप कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग का। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2। 1% यील्ड थी, तो कोई ज्यादा अच्छा मेथड नहीं था, और हम अच्छे मेथड की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो ड्रम भर के सामान बनाना चाहते हैं जो हमारी जेब में से पैसे कम खर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग का यही मतलब है। फिर हमने H2SO4 उठाया, फिर हमने उसको इलेक्ट्रोलाइज किया। जैसे हमने उसको इलेक्ट्रोलाइज किया, 50% H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेट जैसा ही है, डाइल्यूट नहीं है ये। क्लियर? यही बात आपको अगले साल भी सीखने को मिलेगी, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। फिर इसने हमें H2S2O8 दे दिया, उस H2S2O8 का हाइड्रोलाइसिस करवाया, H2SO5 आ गया। मार्शल टू कैरो, कैरो टू हाइड्रोलाइसिस, H2O2। मुझे लगता है फिर आप सदमे में जा चुके हो। पक्की बात? नेक्स्ट पे, मतलब पिछले पेज पे। कौन सा वाला? नहीं, वो तो मैंने कहा था जब आपके पास HOSO डॉट बन गया, ऐसे आपके पास दो बने पड़े हैं, तो इनके पास अब क्या इलाज है? अगर एक ही कंटेनर में ऐसे दो फ्री रेडिकल, ऐसे दो फ्री रेडिकल, ऐसे दो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पड़े हो,
एक तो इसकी तरफ देखो जो हम पढ़ चुके हैं प्राचीन काल में, एक इसकी तरफ देखो जो हम करंट में पढ़ रहे हैं। तो इससे इससे इसको देखकर इंस्पायर हो जाओ। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये दोनों शेयर करेंगे, ये दोनों भी शेयर करेंगे, तो ये अपने आप को H2S2O8 में कन्वर्ट कर देंगे। बस वो जब एक रनिंग में कोई जैसे हमारा सिनॉप्सिस लिखेगा ना, या कोई एनसीईआरटी लिखेगी, तो अंदर नहीं घुसती चीजों के। बस हम अंदर घुस गए तो तुम्हें और ज्यादा समझ आ जाएगी चीजों की। H2SO4 है, प्रोटॉन निकला, एनायन बना, एनायन इलेक्ट्रॉन लूज किया, फ्री रेडिकल बना, दोनों फ्री रेडिकल ज्वाइन कर गए, वो H2S2O8 बना, हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज, तो H2SO4 बाहर हो गया। उसका नाम भी क्या था? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक। तो डाइसल्फ्यूरिक बाहर कर दिया, पर ऑक्सी बाहर कर लिया H2O2। ये सिंपल। हाँ भाई। लो जी। है कोई ऐसा महान आत्मा या कोई महापुरुष या महापुरुषी जिसको 1 मिनट के अंदर H2O2 समझाना आता हो, शुरू से लेकर? सब देखना शुरू हो गया अपनी कापियों में। कापी ना देखो भी। मेरे को तो याद भी हो गया। चल अभिनव, शुरू हो जा। बिल्कुल शुरू से, जहां से हमारे पूजनीय थिनाड साहब आए थे। ठीक है भाई, थोड़ा हिंदी भी मिला ले भाई, या पंजाबी मिला ले, मेरे को अंग्रेजी इतनी समझ ही नहीं आती। वेरी गुड। वेरी गुड। ओए, क्वीन किंग मत करते, क्वीन प्रिंसेस प्रिंस पे आएगा। क्वीनोल। क्वीनोन। हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। और वो दोनों ज्वाइन करके H2S2O8 बन जाना है। हाँ, कैरोस आएगा, या थोड़ी गलती होगी। हाँ हाँ। वेरी गुड। तो ये 1 डेढ़ मिनट लगा अप्रोक्सीमेट। मैं 1 डेढ़ मिनट और खराब करना चाहता था। ऑफलाइन में जैसा होता है, हम तो 10 मिनट में लगा देते हैं क्लास में। तो मुग्धा से बात कर सकते हैं? एक बार जल्दी से समरी कर लो, चाहे उल्टी सीधी कैसे भी है, लेकिन शुरू करके खत्म करो 1 डेढ़ मिनट के अंदर। सभी सुनना भाई। अगर मुग्धा बोल रही है तो माइक बंद है इसका। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, जिससे हमें ऐसे ना एक दूसरे को समझा पाए ना। ऐसे बोलो जैसे H2O2 है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द थिनर। H2O2 पहले उसने बनाया था बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन H2SO4 से करा के, इसको ऑक्सीडेटेड वाटर भी बोलते हैं, ऐसे करके बोलना शुरू करो ना।
also known as oxygenated water, and it can be prepared by the barium peroxide plus H2SO4. और कोई हेल्प कर सकता है? स्टार्ट। कोई बात नहीं, एंथ्राक्विनोल, ओल 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 एंथ्राक्विनोल। लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड। तो कुल मिलाकर ये मैन्युफैक्चरिंग चली। अब हम वो मैन्युफैक्चर्ड की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो हमेशा ही कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग में होती ही कम है। मैन्युफैक्चरिंग का तो डील ही ऐसा है कि उसमें कम मिलनी मिलनी है तुम लोगों को। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में 90-90% आ जाती है कई बार, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 सोल्यूशन, इसको 1-1.5% से 99% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ टिकना और बात को सीखना ध्यान से। पहला करना क्या है जी, ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, इसको वाटर बाथ पे हीट करना है, सिर्फ पानी उड़ जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर एट 62, क्योंकि इसका ना बीपी बता दूं आपको, H2O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बात पता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस बात को मैं लगातार इस क्लास में हाईलाइट कर रहा हूं, वो पता है क्या है, इसका डिकम्पोजिशन। इसलिए ना 152 मैटर नहीं कर रहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा खतरनाक है, पानी से भी ज्यादा है, लेकिन ये खुद ही बेचारा रिस्पॉन्सिबल अपने टूटने के लिए। ये तो तैयार ही बैठा होता है, कहता है मेरे को छेड़ो सही, मैं तो टूटूंगा ही। इतना तैयार बैठा हुआ है। कारण है ओ बॉन्ड, वो एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इसके अंदर, इसलिए इसका बीपी बढ़ गया। अदरवाइज कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल है। तो पता है क्या किया हम लोगों ने? अगर आपने कभी वाटर बाथ का नाम सुना हो, इस पहले कभी सुना हो, तो यहाँ क्या किया हमने, डाइल्यूट H2O2, यहाँ टेम्परेचर ले लिया अप्रोक्सीमेट 7 से 70 डिग्री, और इसको लगा दिया वाटर बाथ में। धीरे 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 क्या होगा, इसका जो पानी है, वाटर एवोपरेट होता रहेगा, वाटर निकलता जाएगा, वाटर एवोपरेट, और धीरे धीरे ये अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास H2O2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ वाटर। सिर्फ हीटिंग से, सिर्फ हीटिंग से ही धीरे 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 इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और वाटर बाथ, सैंड बाथ, ऑयल बाथ, ढेरों बात आते हैं, कभी गूगल सर्च करके देखना। क्लियर है? वाटर बाथ का मतलब क्या है? वाटर बाथ अकेला में डाल देना, नहीं तो नहलाता हुआ बंदा दिखा देगा तुम्हें पानी से। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ, ऐसा लिख लो, प्रैक्टिकल यूज ऑफ वाटर बाथ, ऑयल बाथ, सैंड बाथ। तो होता है ना, जिसका बीपी जितना ज्यादा होएगा ना, उसको उतना सैंड पे हीट करेंगे, जिसका इंटरमीडिएट सा होगा उसको ऑयल पे हीट करेंगे। मतलब यूं समझो ना, अगर आप एग्जैक्टली समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा रहता है, इसमें H2O2 है और इसको पानी पे हीट करना है, इसमें पानी रहता है। तो एक कंटेनर में पानी, उसके ऊपर फ्लास्क, उस फ्लास्क में H2O2। अगर सैंड बात हो तो यहाँ सैंड भर देंगे, अगर ऑयल बात हो तो यहाँ ऑयल भर देंगे। ये मतलब है, अगर आप एग्जैक्टली मेरे को पकड़ पाए तो बात को, प्रैक्टिकली टर्म ना, सिर्फ रट्टा से काम नहीं चलता ना। तो हमें इसको हीट करना है। तो ये 50% तक पहुंच चुका है, अगर इतनी बात समझ में आई तो। टाइम हमारे पास 2 मिनट है। नंबर 2, इस 50% को 90% तक लेकर आना है। तो मैंने यहाँ 50% H2O2 लिख दिया, ठीक है जी।
अब इसको करना क्या है जी, वैक्यूम डेसिकेटर। अगर आप ये देखो, इसको, ये है वैक्यूम डेसिकेटर। इसमें पता है क्या होता है, जैसे दो चैम्बर है, एक चैम्बर ये रहा, दूसरा चैम्बर ये रहा। पहले वाले चैम्बर को दूसरे वाले चैम्बर से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ, ये देखो, ये निचला चैम्बर है, यहाँ होल्स है, ये ऊपर वाला चैम्बर है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसको मैंने ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकल में बहुत यूज किया हुआ है। क्योंकि ना हम पता क्या करते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट हम करते थे क्रोमेटोग्राफी के, बायोटेक के एक्सपेरिमेंट भी किए मैंने। तो बायोटेक के जब मैं एक्सपेरिमेंट करता था ना, तो इसके अंदर हम भर लेते थे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और यहां रख देते रैट, चूहा, चूहा सुना नाम, चूहा, क्लियर। तो क्लोरोफॉर्म ना, वैक्यूम, वैक्यूम, अब क्लोरोफॉर्म की वेपर्स इसमें पूरी तरह से फैल जाएंगी। तो वो जो रैट है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाएगा क्लोरोफॉर्म से। अब उस रैट का डाइसेक्शन करके ना, उसके हार्ट में से ब्लड निकाल लेते थे, और फिर उसका क्रोमेटोग्राफी करते थे किसी पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब मैंने खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो ये मैं वैक्यूम डेसिकेटर की बात कर रहा था आपसे कि वैक्यूम डेसिकेटर का मतलब क्या है। तो वैक्यूम डेसिकेटर का मतलब है, अब क्लोरोफॉर्म की जगह पर आप H2SO4 लगा लो, और प्रैक्टिकली बात समझ जाओगे। तो धीरे धीरे पूरे के पूरे कंटेनर में H2SO4 की वेपर छा जाएंगी। अब तुम यहां ऐसे समझो, ये फर्स्ट हाफ, ये इसका सेकंड हाफ, इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, H2SO4, यहां आपने क्या रखा हुआ है, H2O2। तो H2O2 की वेपर्स को, और पानी की वेपर, तो H2SO4 एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर। तो ये धीरे 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 करके अपने आप को 90% H2O2 तक ले आएगा। वापिस सुन लो, अगर बात समझ में आ गई तो मैं लिख देता हूं इसको, इसको यहां से रब करता हूं। करना क्या है, आप एक कमरे में बैठे हो, इस कमरे के अंदर मैं H2SO4 ओपनली रख देता हूं, तो धीरे धीरे आपको ना एक स्मेल से आनी शुरू हो जाएगी अपने कमरे में से। और वो H2SO4 जो कमरे का मॉइस्चर है उसको सोखना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, वही है हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर ना। तो मैंने कैसे लिखा इसको, बस 1 मिनट और दे दो, फिर क्लास बंद कर देता हूं मैं। 50% H2SO4, इस एरो को थोड़ा सा लंबा कर देता हूं मैं। अब इस एरो पे मैंने लिख दिया वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर करेगा क्या, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर H2O फ्रॉम H2O, बस इतना समझ में आना चाहिए। और धीरे धीरे करके आपको ये 90% तक H2O2 दे देगा। लास्ट आधे मिनट में लाइन पढ़ दूं, 50% solution obtained above is taken in the dish and placed in vacuum desiccator containing concentrated H2SO4। तो यहां लिख देना H2SO4, ठीक है, एब्जॉर्ब्स वाटर, कौन है ये, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द वैक्यूम डेसिकेटर। नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड द डेसिकेटर इज रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग इनटू वैक्यूम पंप। हवा निकालोगे तभी तो H2SO4 अपनी वेपर्स वहां स्प्रेड करेगा ना। ड्यू टू लो प्रेशर वाटर रेडली एवोपरेट एंड द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड आर एब्सॉर्ब्ड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। अब H2O2 90% तक पहुंच गया। 10 सेकंड में काम करना हो तो क्या करें, वाटर बाथ पे 60-70 पे ये 50% पे आ गया, और वैक्यूम डेसिकेटर पे H2SO4 की हेल्प से ये 90% पे आ गया। यानी दोनों जगह पानी निकला, पानी पहले हीट से निकला, दूसरी बार पानी एब्जॉर्ब करा के निकाला आप लोगों ने। तो अगला 90% से 99 वाला कल करेंगे। बस आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप इसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक चल रही है, मैक्सिमम रीडिंग जरूरी है। और आपने देखा मैं साथ साथ में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का ये मॉडल आपको यूज करना ही पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे तो मैं आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ओके बाय। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, मैं भेजता हूँ आपको, भेजता हूँ।